जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस अकेडमी पे। दोस्तों, यदि आप भी घर पे बैठ के करना चाहते हैं 10वीं की तैयारी और लहराना चाहते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में अपना परचम, तो आज ही जुड़े हमारे चैनल एमएस अकेडमी पे, जहां मिलती है आपको क्लास 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने का मौका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के इतिहास के अध्याय तीसरे में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसको दोस्तों हम दो सेक्शन में बांटेंगे, लघु तरीय और दीर्घ तरीय में, और आज हम कवर करने वाले हैं इस तीसरे अध्याय का लघु तरीय सवाल। लेकिन दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी नई वीडियो आ रही उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसे दोस्तों के साथ जो एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, और एक अच्छा सा कमेंट्स करें, ताकि जिससे मुझे मिलता रहे मोटिवेशन और हम बनाते रहे आपके लिए इस तरह से वीडियो जो आपको सहायता प्रदान कर सके 2025 के बोर्ड एग्जाम में। और अगर दोस्तों इससे पहले वाले चैप्टर की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, ताकि जिससे आपका पूरा सिलेबस हो सके कवर। उसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के बायो में। तो दोस्तों, क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा सबसे पहला टॉपिक है वो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। ये जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूर का अर्थ कि वहां पर मजदूरों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। वहां पे मजदूरों के काम करने के टाइम को भी लेकर किसी प्रकार की कोई यहाँ पर टाइम को फिक्स नहीं किया गया था कि तू कितने बजे आना है और कितने बजे जाना है, या हमें उसको किस प्रकार से काम करने देना है। वहां पर मजदूरों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन वहां के मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले के अध्याय में देखा था कि वहां रूस में क्रांति से पूर्व वहां पे किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति कैसी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में बताया गया हुआ है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। इनफैक्ट कि हम उस मजदूर को अपने अपने यानी कि अधिकार के नीचे उसको केवल दबा के रख सकते, वो मजदूरी कितना भी करे, लेकिन उसको वो काम कितना भी कर ले, लेकिन उसको मजदूरी अपने मुताबिक ही देना था। वहां के मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। और पहले यानी कि उसमें किसी प्रकार का उसको अधिकार की प्राप्ति नहीं थी, और जो वहां के मालिक थे उसको असीमित अधिकार प्राप्त था, और बल्कि उसके साथ दुष्कर्म का भी व्यवहार किया जाता था। तो दोस्तों, ये था मेरा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, जहां इसको अगर इसको हम छोटे शब्दों में और साफ शब्दों में बोले, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां पर मालिकों को तो असीमित अधिकार प्राप्त था, लेकिन वहां के मजदूरों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वही क्या था, मेरा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था। दूसरा टॉपिक है कि बाओदई कौन था। बाओदई के बारे में देखेंगे कि बाओदई ने अपना भूमिका किस प्रकार से निभाया, बाओदई कहाँ के रहने वाले थे और उसका किस प्रकार का इसमें भूमिका रहा है। बाओदई सन 1945 में बाओदई अन्नाम का शासक बना। बाओदई अन्नाम एक जगह है जहाँ का उसको शासक बनाया गया, किंतु वहां पे जो एक उसके खिलाफ जो यानी रणनीति अपनाई गई, उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, उसको ज्यादा दिनों तक वो झेल नहीं सका। और कुछ ही समय बाद वो अपने शासन को त्याग दिया और अपने पद को वो छोड़ दिया। बाओदई कौन था? सन 1945 ईस्वी में बाओदई अन्नाम का शासक बना था, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। और साम्यवादी यानी कि वर्गहीन समाज के ऐसे लोग जिसके कौशल को देखते हुए उसके अधिकारों के लिए, उसके कौशलता को देखते हुए उसके लिए काम काज को ऊपर करना, उसके अधिकारों को ऊपर करने का वहां पे एक ऐसा श्रृंखला बनाया जाए जो एक साम्यवादी के अधीन में आता था। तो साम्यवादी जो था वहां पर, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था, और बाओदई जो है साम्यवादी राष्ट्रवादियों के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। अतः बाओदई ने 25 अगस्त 1945 को पद छोड़ दिया। यहाँ पे 1945 में उन्होंने पद को संभाला था, उसको अन्नाम का शासक घोषित किया गया था, अन्नाम का शासक बनाया गया था, लेकिन वहां पे जो
साम्यवादी राष्ट्रवादी था, साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समझ उस पर टिकना बड़ा बहुत ही मुश्किल हुआ। यानी कि वो अपने भाग दौड़ को संभाल नहीं सका, अपने कार्यकाल को संभाल नहीं सका, और यहाँ पर अंततः अंततः 25 अगस्त 1945 ईस्वी को उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसे अपने पद को छोड़ना पड़ा। तीसरा का टॉपिक है मेरा कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। हिंद चीन, अब यहाँ पे देखते हैं हिंद चीन का अर्थ क्या है, हिंद चीन किस सीमा के अंतर्गत आता है। नहीं दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक कलम और कॉपी लेके जरूर बैठे, ताकि जिससे आप इसका नोट्स बना सके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, जहां से आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के जरिए आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। उसके लिए आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंद चीन का अर्थ क्या था कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रायद्वीप क्षेत्र था। यानी कि हिंद चीन जो है वहां पर एक दक्षिण से पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्र को क्या बोला गया हुआ है, हिंद चीन बोला गया हुआ था, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ये जो पुरानका नक्शा, पुरानके मैप के अनुसार वहां पे जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर का जो यहाँ पे हिंद चीन या दक्षिण पूर्वी एशिया में आता था, और आज वर्तमान में जो आधुनिक मैप है, आधुनिक मैप के वहां पे जरिए यहाँ पे अभी कौन सा देश बता, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र वहां पे आते। पहले क्या हिंद चीन माना जाता था ये एरिया को, वो जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था, उस पूरे एरिया को हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब ये जो आधुनिक यहाँ पे जो सीमा खींचा गया हुआ है, उस आधुनिक सीमा के अंतर्गत उस हिंद चीन के क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को रखा गया हुआ है। अगला का टॉपिक है जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। बहुत प्रकार के समझौते को यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी देश में किसी प्रकार का मतभेद होता है तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का समझौता किया जाता है। यदि गांव समाज में कोई मतभेद होता है तो हम लोग आपस में बैठ के उसका समझौता करते हैं। तो उसका एक उद्देश्य होना है कि हमें इस समझौते के तहत क्या करना है। जिस प्रकार से एड्रियानी-पोल की संधि बनाई गई थी, जिसके तहत जो है यूनान को स्वतंत्रता घोषित किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है जनेवा समझौता किसके बीच, जनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये तकरीबन जो है यहाँ पर इसके पूछने का चांस है 90% चांस होता है कि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल जो है एक सवाल रहता है कि वियतनाम का समझौता, जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, कब या किसके बीच हुआ था। जनेवा समझौता या तो उसकी तारीख पूछी जाए कि कब हुआ था या फिर किसके बीच हुआ था, ये पूछा जाता है। तो जनेवा समझौता कब होना था, यहाँ पर 1954 ईस्वी में किसके बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। जब फ्रांस और वियतनाम के क्षेत्रों में किसी प्रकार का वहां पर विवाद था, डिस्प्यूट चल रहा था, उस चीज को संभालने के लिए एक समझौता को वहां पे लाया गया, एक समझौता को पारित किया गया, इन्फोर्समेंट किया गया, कि ताकि जिससे वहां पे शांति व्यवस्था कायम किया जा सके। यहाँ पर वियतनाम और फ्रांस के बीच जो भी वहां पे डिस्प्यूट था, विवाद था, उसको खत्म करते हुए वहां पर एक जो है शांति व्यवस्था को कायम किया जाए, जिसको जिनेवा समझौता के नाम से जाना गया हुआ था। यहाँ पे अब देखेंगे दोस्तों अगला का टॉपिक कि हुआ आंदोलन क्या था। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पे हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ तथा इसके नेता हुइन फूसो थे। हुआ आंदोलन के बारे में अगर जिक्र किया जाता है कि हुआ आंदोलन क्या था, यहाँ पे एक जो बताया गया कि हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो बौद्धिस्ट धर्म थे उसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे एक हुआ आंदोलन को, ये चाइनीज भाषा का एक कुछ शब्द है, हुआ आंदोलन को यहाँ पर लाया गया था, जिससे हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कब स्टार्ट हुआ, 1939 ईस्वी में बौद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इसको यानी शुरू किया गया था। तथा इसका नेता कौन था, हुइन फूसो था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, हुइन फूसो के नेतृत्व में। और यहाँ से भी जो हमारा जो हर साल जो ऑब्जेक्टिव निकलता है, ये हुआ
आंदोलन से एक ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है, जो पूछा जाता है कि हुआ हुआ आंदोलन के यहाँ पे नेता कौन थे, या हुआ हुआ आंदोलन किस नेता के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे हुआ हुआ आंदोलन किस नेता के, हुइन फूसो के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया था, जिससे वहां पे बौद्धिस्ट धर्म के प्रचार प्रसार को आगे की ओर बढ़ाया गया था। अब बात करेंगे दोस्तों हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी या वहाँ फ्रांसीसी गतिविधियों को या उसकी शिक्षा को या फिर उसको जो है वहां पर जो उसका रूल रेगुलेशन था उसका प्रसार कैसे हुआ उसकी चर्चा करेंगे। कि सन 1747 ईस्वी में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया। और यहाँ पर सन 1747 ईस्वी में फ्रांस किसके साथ, अन्नाम के साथ एक व्यापारिक संबंध को स्थापित करने के लिए एक अपने व्यापारिक और आर्थिक यहाँ पे जो पूंजी यहाँ पे जो अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाए व्यापार के उद्देश्य से, ताकि जो उसके यहाँ जो उत्पादन हो और जिस अगर कोई देश में अधिक से अधिक उत्पादन होना शुरू हो जाए और वो देश अगर डेवलपिंग फेज को पार कर जाता है और वो विकसित यानी कि वो विकसित हो रहा होता है, तो वहां पे अगर उसके उत्पादन की मात्रा अधिक होती है तो उस उत्पादन को बेचने के लिए, उस उत्पादन की बिक्री के लिए वो देश अपने क्या कहता है कि अलग अलग स्तर पे बाजार को खोजना शुरू करता है। जो यहाँ पर फ्रांस कहाँ यहाँ पे किस उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ एक राजनीतिक समझौता किया। और आज की तारीख में भी और ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि हमें जो है अपने उत्पादन को बेचने के लिए किसी न किसी देश से समझौता करना होता है, या वो किसी भी प्रकार का उत्पादन हो, वो जो है या उस खनिज हो या फिर किसी प्रकार का यहाँ पे जो है उत्पादन होता है, उसे हम यानी कि एक देश से कुछ लेते हैं, उसको बेचा भी जाता है। उसके लिए एक राजनीतिक संबंध होता है ताकि दोनों चीज वहां पे जो है एक दूसरे का चलता रहे। एक राजनीतिक संबंध बनाया था। सन 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायता से कोचिन चीन का राजा विद्रोह दबाने में सफल रहा। और यहाँ पे फ्रांसीसी सहायता अगर उसके बीच अगर किसी प्रकार की राजनीतिक संबंध को स्थापित किया गया था, उसी राजनीतिक संबंध को मद्देनजर रखते हुए कोचिन चीन का जो राजा था विद्रोह को दबाने में, कोचिन ये कोचिन आदमी का व्यक्ति का नाम है और ये कहाँ का राजा था, ये चीन का राजा था। वहां पे विद्रोह को दबाने में किसके सहायता से, फ्रांसीसी के सहायता से उसको विद्रोह के, क्योंकि दोनों के बीच में एक समझौता था कि अगर यहाँ पर आपके उत्पादन को, आपके यहाँ पे वस्तुओं को अगर सेल किया जाएगा तो किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता है जिसके तहत आपको हमारे शर्तों के नीचे भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जिसके तहत यहाँ पर राजा ने विद्रोह को दबाने में सफल रहा। फलतः दोनों में संधि हो गई। फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862 ईस्वी में अन्नाम की संधि के लिए वाह किया और यहाँ पर दोनों के बीच एक संधि को बना दिया गया कि अब यहाँ से हम लोग एक संधि के तहत एक अपना जो नियम बनावेंगे उसके तहत चलेंगे। और यहाँ पर जो है फ्रांस ने सैन्य बल पर सन 1862 ईस्वी में अन्नाम की संधि के लिए वाह किया और वो अपने सेना का प्रदर्शन करते हुए वहां पे जो सन 1862 ईस्वी में अन्नाम के संधि के लिए क्या किया, वो वाह किया। सन 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया और यहाँ पे सन 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने अधीन में यहाँ पे घेर लिया, अपने अधीन में उसको रखा कि अब यहाँ पर हमारा राष्ट्र चलना है किस पे, कंबोडिया पे। सन 1863 ईस्वी में किस संधि के, जो यहाँ पर फ्रांसीसी संधि हुआ था, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी संधि हुआ था उसी फ्रांसीसी संधि के तहत सन 1863 ईस्वी में कंबोडिया को फ्रांस अपने अधीन में रखा, संरक्षण में लिया। सन 1884 ईस्वी में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया और वहां पर 1863 में अपने अधीन में लेते हुए यहाँ पे सन 1864 ईस्वी में अपने संरक्षित राज्य बना लिया गया। अब उसको अपने राज्य में जोड़ लिया गया कि अब वहां पे जितने भी प्रकार का अधिकार होगा वो मेरा ही होगा। किसका, फ्रांस ने वहां पे अपने अधिकार को स्थापित करना चाहा। सन 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया और उसके बाद उसका विस्तार सोच बढ़ता गया और कहा सन 1904 में लाओस को भी अपने संरक्षण में रखा। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीनता में आ गए और यहाँ पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण जो हिंद चीन था ये किसके अधीन आ गया, फ्रांस के अधीन आ गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात करा कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या था, जनेवा समझौता क्या था, उसके बाद से जो आज का जो मेरा आखिरी टॉपिक था वह हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार
किस प्रकार से हुआ। अभी हमने देखा है किस प्रकार से अन्नाम और इसके बीच में जो समझौता बना चीन और फ्रांस के बीच में, एक व्यापारिक संबंध को लेते हुए कि वहां पर जो है अपने उत्पादन को किस प्रकार से वहां पे सेल किया जाए, किस प्रकार से बिक्री किया जाए, ताकि उसका उत्पादन का स्तर भी धीरे धीरे वो बढ़ता जा सके। और किस प्रकार से 1863 में कंबोडिया को अपने संरक्षण में लिया और 1904 में लाओस को अपने संरक्षण में करते हुए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूरे हिंद चीन में फ्रांस की अधीनता आ गई। उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।